भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए नाटो संगठन के कौन से देश के प्रेसिडेंट ने ओपन अनाउंसमेंट कर दी है? बांग्लादेश ने टर्की के साथ मिलकर भारत को उकसाने के लिए कौन सा कदम उठा लिया है? अक्टूबर महीने में भारत ने रशियन ऑयल के ऊपर क्या स्टेप लिया और अमेरिका के साथ भारत को कितना नुकसान हो गया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और फिनलैंड को लेकर, और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल नाटो देश फिनलैंड, जो कि यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, फिनलैंड ने भारत को नेक्स्ट सुपर पावर बोलते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को शामिल करने की मांग की है। हैरानी वाली बात यह है कि फिनलैंड के किसी डिप्लोमेट या मिनिस्टर ने नहीं, बल्कि खुद फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने यह आवाज उठाई है। इंडियन मीडिया हाउस फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पालकी शर्मा मैम ने फिनलैंड के प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू लिया, जिसमें अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि मैं भारत का एक बहुत ही बड़ा एडमायरर यानी कि एक बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। भारत एक उभरती हुई ग्लोबल पावर, एक वैश्विक ताकत है। अमेरिका और चाइना के बाद भारत अगला सुपर पावर बनने वाला है। इसलिए जब तक भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता है, तब तक यूनाइटेड नेशंस अपनी रेलेवेंस को खोते जाएगा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर से भरोसा खत्म होते जाएगा जब भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। तो फिनिश प्रेसिडेंट ने इसके आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर सर की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को ग्लोबल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मैंने 2 बार जनरल असेंबली के मंच से भी बोला है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो, मेंबर्स की संख्या डबल की जाए, और ये बहुत ही गलत है कि भारत जैसे देश के पास इस समय परमानेंट सीट नहीं है। भारत एक स्ट्रेटेजिक एक्टर का रोल प्ले करते हुए पूरी दुनिया की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लैंडस्केप के ऊपर इस समय काफी असर डाल रहा है। ग्लोबल इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए भारत की मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी अप्रोच की तारीफ होनी चाहिए। मल्टीलेटरलिज्म को अगर प्रमोट करना है, यानी कि अगर बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत को सिस्टम के अंदर जोड़ा जाए। इसके अलावा और काफी बड़ा इंटरव्यू था, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अब बात करते हैं भारत और अमेरिका और रशिया के बारे में, क्योंकि अक्टूबर महीने के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का भारत का डेटा सामने आ गया है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि भारत ने अक्टूबर महीने में रशिया से जो क्रूड ऑयल परचेज किया था, वो सितंबर की क्वांटिटी से ज्यादा ऑयल परचेज किया गया है। सितंबर में भारत ने रशिया से 14.4 लाख बैरल्स पर डे ऑयल परचेज किया था, लेकिन अक्टूबर महीने में 3% ज्यादा अराउंड 14.8 लाख बैरल्स पर डे रशियन ऑयल परचेज किया गया है, यानी कि एक माइनर सा 3% का इंक्रीज आया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने जो रशिया की 2 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, रोसनेफ्ट और लुकोइल कंपनी, उन सैंक्शंस में 21 नवंबर तक का समय दिया गया है, यानी कि 21 नवंबर के बाद से इन दोनों कंपनीज के साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि नवंबर महीने के पहले 3 हफ्तों के दौरान भी रशियन ऑयल आगे भी परचेज होता रहे, यानी कि एटलीस्ट 21 नवंबर तक तो भारत रशियन ऑयल परचेज करता रहेगा। वैसे क्रूड ऑयल को लेकर काफी पॉलिटिक्स होने लगी है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेटा ये भी निकल कर आ रहा है कि साल 2025 में अभी तक रशिया ने जितना भी सीबॉर्न क्रूड ऑयल सेल किया है समुद्र के रास्ते, उसमें भारत सबसे बड़ा बायर है। 40% रशियन ऑयल इस साल 2025 में अकेला भारत ने परचेज किया है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये कंफर्म किया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में चाइना ने भारत से ज्यादा रशियन ऑयल परचेज किया था। साल 2024-25 में भारत ने $52.7 बिलियन का रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया था, जबकि चाइना ने रशिया से $62.6 बिलियन का क्रूड ऑयल परचेज किया था, जो भारत से $10 बिलियन से भी ज्यादा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर 50% के टैरिफ्स के कारण भारत जो अमेरिका को गुड्स एक्सपोर्ट करता था, उसमें 37.5% का ड्रॉप आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स की शुरुआत हुई थी अप्रैल महीने में, और न्यूज निकल कर आ रही है कि उसके बाद मई से सितंबर महीने तक के एक्सपोर्ट्स में 37.5% की गिरावट आ गई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के डेटा के मुताबिक इस दौरान सेम पीरियड में पिछले साल भारत ने अमेरिका को $8.8 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन इस बार केवल $5.5 बिलियन के एक्सपोर्ट हो पाए हैं, और ये $5.5 बिलियन के एक्सपोर्ट उन सेक्टर्स में हुए हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर रखा है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स वगैरह। भारत से जो मेडिसिन, वैक्सीन, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अमेरिका जा रही हैं, उनके ऊपर टैरिफ चार्ज नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये $5.5 बिलियन के एक्सपोर्ट फिगर्स अचीव हो पाए हैं, वरना ये भी नहीं होते। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार अचानक से भारत की यात्रा पर आए हैं, और आज विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ उन्होंने मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच फिलहाल इस मीटिंग में कोई बड़ा एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों ने रेडिकल टेररिज्म को खत्म करने के लिए आपस में पार्टनरशिप करने और एक दूसरे का सपोर्ट करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने इजराइल को इस बात के ऊपर समर्थन दिया है कि हमास को डिसआर्म किया जाए और गाजा को डीमिलिटराइज्ड किया जाए।
और जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है उसको जल्दी से लागू किया जाए। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान में भूकंप आने के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, जो रिसेंटली भारत की यात्रा पर आए थे, उनको कॉल करके फोन कन्वर्सेशन की है। और साथ में भारत ने अफगानिस्तान को 15 टन का रिलीफ मटेरियल भी ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर भेज दिया है और आगे भी और भी सामान अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए भेजा जाएगा। एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस 4th राउंड के अंदर एंटर हो गई हैं। यानी कि 4th राउंड की टॉक स्टार्ट हो गई हैं, जो कि 7 नवंबर तक न्यूजीलैंड में चलेंगी। भारत से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम न्यूजीलैंड पहुंच गई है और वहां पर 3-4 दिन तक लगातार मीटिंग्स होंगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अभी तक कोई भी नई अपडेट नहीं आई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर, एंड इसमें टर्की का भी एक एंगल है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से मिलिट्री जनरल बांग्लादेश आया था, जिसको प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने आपस में मुलाकात करके एक बुक गिफ्ट की थी, जिसके कवर में ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बना था, जिसमें भारत के असम, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स का काफी एरिया बांग्लादेश के मैप के कलर में दिखाया गया था। इस डेवलपमेंट के कारण भारत में भी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की काफी आलोचना हुई थी और बांग्लादेश में भी ये न्यूज काफी वायरल हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को संदेश चले गया था कि भारत इस पिक्चर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने आज अगेन एक बार फिर से इसी ग्रेटर बांग्लादेश के मैप से भारत को प्रोवोक करने, भारत को उकसाने की कोशिश की है। रेफरेंस क्लब के स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ग्रेटर बांग्लादेश के मैप वाली जो बुक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल को गिफ्ट की थी, वो सेम मैप प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अब टर्की को भी गिफ्ट कर दिया है। आप ये पिक्चर देखिए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के ये ग्रेटर बांग्लादेश मैप का आर्टवर्क टर्किश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेहमेद आकिफ यिल्माज को गिफ्ट कर रहे हैं। ये टर्की बांग्लादेश फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरमैन है और टर्की से एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेकर बांग्लादेश आए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इनको भी ग्रेटर बांग्लादेश का आर्टवर्क देकर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। अपने ग्रेटर बांग्लादेश के प्लान में बांग्लादेश इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान और टर्की ये दोनों देश उनका सपोर्ट करेंगे। अब ये हाल है इनका। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ये इतना घटिया आदमी है कि ये बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों के प्रेशर में आकर इतना झुक गया है कि आज इसने बांग्लादेश में एक तालिबानी फरमान जारी किया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स में म्यूजिक टीचर, डांस टीचर और पीएचडी टीचर की पोस्ट को स्क्रैप करके पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और आज के बाद बांग्लादेश के गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे अब म्यूजिक और डांस सीखना तो दूर की बात है, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। ये सब जमात इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, खिलाफत मजलिस और हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश जैसे कई सारे बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों के प्रोटेस्ट के बाद हुआ है, जो कि इन पोस्ट को अन इस्लामिक बोलते हुए इनको खत्म करने की मांग कर रहे थे, जो कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मान ली है। इवन टर्की और पाकिस्तान में भी म्यूजिक और डांस के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी जो बांग्लादेश में लगाई जा रही हैं। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश पे अब तालिबानी रिजीम और शरिया लॉ वाले रूल्स लागू करते दिखाई दे रहा है। ऊपर से हैरानी होती है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ये इंसान ऐसे फैसले कर रहा है जिसको साल 2006 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था और कई साल विदेश में बिताने के बाद आज फिर से ये इस तरह के फैसले कर रहा है, जिससे बांग्लादेश में कट्टरवाद और महिलाओं के लिए और भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि बांग्लादेश अब अपनी सारी लाइंस को क्रॉस कर रहा है, भारत से पंगे ले रहा है, खासकर ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और चाइना को लेकर। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले भारत और चाइना के बीच मिलिट्री लेवल की टॉक्स का 23rd राउंड हुआ था, जिसमें इंडियन आर्मी और पीएलए के कोर कमांडर लेवल के ऑफिसर्स चुशुल मोल्डो बॉर्डर में मिले थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि अब सेम इसी तरह की मिलिट्री लेवल की टॉक्स चाइना और अमेरिका के बीच भी स्टार्ट होने वाली हैं। साउथ कोरिया में जो डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, उसमें चाइना और अमेरिका ने डिसाइड किया है कि ये दो देश भी आपस में मिलिट्री लेवल की टॉक्स की शुरुआत करेंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने इसकी अनाउंसमेंट की है और जल्द ही मिलिट्री लेवल की टॉक्स का पहला राउंड अमेरिका और चाइना के बीच भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने के बाद चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया है और 1 साल के लिए डिले कर दिया है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।